वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैन यू हेयर मी? आवाज आ रही बच्चों? ओके। ऑल राइट। तो हम कल इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड्स की बातें कर रहे थे जब हमने थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड देखे थे। तो उसी पे चर्चा कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट एंड अप किया था I2Cl6 के केस पे। हमने थ्री सेंटर्ड फोर इलेक्ट्रॉन पेयर में ये देखा था कि भाई लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ ICl3 अगेन। ब्रिज बॉन्ड। तो अगर मैं ICl3 की बात करूं तो ICl3 में आयोडीन के पास आयोडीन पे 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन विद ईच क्लोरीन। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयोडीन? आयोडीन की ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? फॉर ICl3 व्हाट विल बी ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन? चेक करो। sp3d iodine is sp3d hybridized and geometry is what? What will be molecular geometry? What will be molecular geometry जब सेंटर के अराउंड 3 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो? इट विल बी टी शेप। बिल्कुल ठीक, इट विल बी टी शेप। और टी शेप ज्योमेट्री में हमने ये पढ़ा था कि लोन पेयर को हमेशा इक्वेटोरियल में आना है। अब यहां आप ये देख सकते हो कि लोन पेयर रिपल्शन के कारण कुछ ना कुछ ये बॉन्ड थोड़े से टिल्ट होंगे। ये बॉन्ड परफेक्ट लीनियर नहीं, दोनों बॉन्ड लोन पेयर रिपल्शन के कारण ये थोड़ा टिल्ट हो जाएगा लाइक दिस। ये क्लोरीन उठ के थोड़ा सा बेंड हो गया, ये क्लोरीन उठ के थोड़ा सा यहां चला गया। दिस डिस्टॉर्शन इन ज्योमेट्री इज बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शन, डिस्टॉर्टेड टी शेप, जिसके कारण यहां का बॉन्ड एंगल परफेक्ट 90 तो नहीं, कुछ 90 से कम होगा। ठीक है। और वैसे भी ये ज्योमेट्री सिमेट्रिकल तो रही नहीं, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन आने से ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो चुकी है। तो अब जब हमने कल इसका डाइमर बनाया था, डाइमर का मतलब जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के सामने जुड़ गए थे, तो हमने ये देखा था कि ICl3 में जब दो ICl3 मोनोमर या यू कहो दो ICl3 के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। क्लोरीन आयोडीन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, क्लोरीन आयोडीन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो इस आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गई थी। कहां से कहां? पहले आयोडीन sp3d था और अब इस आयोडीन पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 लोन पेयर 6 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 6 के कारण हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी है आयोडीन की sp3d2। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है और सेंटर के अराउंड 6 टोटल 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल, लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री तो स्क्वायर प्लेनर हो गई। और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री अराउंड आयोडीन इज स्क्वायर प्लेनर।
अब इस स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में यहां आयोडीन के अराउंड lone pair, they are apart from each other. Chlorine, 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 and same यहां भी अपने पास क्लोरीन और लोन पेयर। अब अगर कोई मुझसे ये पूछे कि इस स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में दोनों लोन पेयर के बीच का एंगल कितना हो चुका है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि ये लोन पेयर एक दूसरे से कितनी दूर चले गए? ऑलमोस्ट 180 के। तो क्या लोन पेयर रिपल्शन घट गई पहले से? यहां लोन पेयर के बीच का रिपल्शन 180 डिग्री पर तो नहीं था, पर अब लोन पेयर का रिपल्शन भी इंप्रूव हुआ। इससे इस मॉलिक्यूल को बहुत बड़ा फायदा मिला स्टेबिलिटी की टर्म में। दूसरी चीज, ये ज्योमेट्री अब रिलेटिवली मोर सिमेट्रिकल है, बिकॉज एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे, अब बॉन्ड पेयर रिपल्शन बराबर बराबर टाइप के होंगे। तो बेसिकली अगर कोई हमसे ये पूछे कि ICl3 को ये डाइमर बन के फायदा क्या मिला, तो हम कहेंगे उसने अपनी ज्योमेट्री रेगुलर कर ली। आपको याद है मैंने रेगुलर ज्योमेट्री में स्क्वायर प्लेनर काउंट करवाया था कि जब एक लोन पेयर ऊपर हो एक लोन पेयर नीचे हो, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री हो, तब ये ज्योमेट्री रेगुलर कहलाएगी। लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, यानी कि ऐसी ज्योमेट्री जो 2 डायमेंशनल प्लेनर है, लोन पेयर आने के बाद भी उनमें डिस्टॉर्शन कम है, बिकॉज लोन पेयर आर ऑलरेडी अवे। तो मैं कहूंगा अगर कोई मुझसे ये कहे कि यहाँ पर ये जो ब्रिज बॉन्ड करके फायदा क्या हुआ, फायदा तो कुछ ना कुछ होगा मॉलिक्यूल को, और मॉलिक्यूल को ये फायदा हुआ कि रेगुलर ज्योमेट्री आने से अब इसके अंदर डिस्टॉर्शन कम है, सारे बॉन्ड पेयर लगभग 90 डिग्री के आसपास रह रहे हैं। दूसरी चीज, लोन पेयर रिपल्शन कम हो गया, यहाँ दो लोन पेयर आपस में 90 से भी ऑलमोस्ट 120 डिग्री से थोड़े ज्यादा एंगल पे थे, लेट्स सपोज 125 130, लेकिन यहां पर ये चीज लोन पेयर रिपल्शन दे हैव बीन मिनिमाइज्ड and this geometry is more symmetrical and symmetry leads to stability. So अगर कोई मुझे ये कहे यहाँ पे आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन sp3b2 है और ये जो ब्रिज बॉन्ड बना which is basically 3 centered 4 electron bond, 1 2 3 4, 3 centered, this bridge bond is 3 centered 4 electron bond. This bridge bond is 3 centered 4 electron bond. अब अगर मैं आपको यहाँ पे इसका एक डाटा बताने लगा हूं, डाटा आपको याद नहीं करना, बट मैं कुछ इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। इंफॉर्मेशन ये है and the information is this bond length is 221 picometer, this bond length is 206 picometer, this angle is 79 degree and this angle is 118 degree and this angle is almost 101 degree. क्या आपको ये डाटा याद करना है? बिल्कुल नहीं याद करना। फिर मैंने आपको ये क्यों बताया? इसलिए बताया, कई बार वो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हो कि बताओ ब्रिज बॉन्ड लंबा होगा या टर्मिनल बॉन्ड लंबा होगा। अब आप ये बात बताओ, जब इस क्लोरीन को अपने मॉलिक्यूल के अलावा किसी पड़ोसी को भी पकड़ना होगा
तो इस बॉन्ड को स्ट्रेच होना पड़ेगा, क्योंकि इस क्लोरीन को दो लोगों के बीच बॉन्ड बनाना। तो बेसिकली जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ता है तो इस क्लोरीन को अपनी दूरी अपने आयोडीन से थोड़ी लंबी करनी पड़ती है, इसलिए ब्रिज बॉन्ड जब भी बनेगा वो थोड़ा लॉन्ग होगा। ब्रिज बॉन्ड इज लॉन्गर, टर्मिनल बॉन्ड इज शॉर्टर। ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ब्रिज बॉन्ड टर्मिनल बॉन्ड से हमेशा थोड़ा लंबा रहेगा। अब उसको अगर मैं कोई ऐसे कहे एक चीज आप यहां से भी देख सकते हो बच्चों, अगर कोई आपसे ऐसे पूछे इस बॉन्ड की लंबाई को इस बॉन्ड की लंबाई से कंपेयर करवाने लगा, तो अगर मैं यहाँ पे ये देखो, यहाँ बॉन्ड एंगल ज्यादा है और यहाँ बॉन्ड एंगल कम है। जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा वहां एस कैरेक्टर ज्यादा होगा या कम होगा? आपने क्या पढ़ा है, लार्जर द बॉन्ड एंगल मोर विल बी एस कैरेक्टर या लेसर विल बी एस कैरेक्टर? हाउ कैन वी जस्टिफाई कि भाई जैसे आपने पढ़ा था अगर 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो तो हाइब्रिडाइजेशन जब sp होती है तो 50% एस कैरेक्टर आता है। जब एंगल 120 डिग्री का हो हाइब्रिडाइजेशन sp2 33.3% एस कैरेक्टर होता है। तो जैसे मैंने बॉन्ड एंगल कम किया एस कैरेक्टर घट जाएगा। अब आप ये बताओ, यहां एंगल अगर बड़ा है और यहां एंगल छोटा है तो इस बॉन्ड में एस कैरेक्टर ज्यादा होगा या कम होगा? ऑब्वियसली ज्यादा होगा, क्योंकि जहां एंगल बड़ा एस कैरेक्टर ज्यादा, एंगल छोटा एस कैरेक्टर छोटा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 है, मैं जस्ट आपको याद दिलाने के लिए बता रहा हूं। देखो एंगल भी घटा तो एस कैरेक्टर भी घटा, और जितना एस कैरेक्टर किसी बॉन्ड के अंदर ज्यादा आएगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती है या बड़ी होती है? व्हाट हैपेंस इफ वी इंक्रीज एस कैरेक्टर इन द बॉन्ड? more is the s character, lesser is the bond length। तो आप यहां से भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई ये बॉन्ड में क्योंकि बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो यहाँ एस कैरेक्टर ज्यादा आएगा और यहाँ एस कैरेक्टर कम आएगा। जहां एस कैरेक्टर ज्यादा आएगा वहां की बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, तो टर्मिनल बॉन्ड छोटा होगा लेंथ में और ब्रिज बॉन्ड लंबा होगा। क्योंकि कई बार आपसे क्वेश्चन में वो ICL3 के डाइमर के रिगार्डिंग ऐसे पूछ लेते हैं, टर्मिनल क्लोरीन वाला बॉन्ड लंबा है या ब्रिजिंग क्लोरीन वाला बॉन्ड लंबा है? तो अब आप उसको इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो कि भाई यहाँ एंगल 118 डिग्री है और ये एंगल 79 डिग्री के आसपास है, इसलिए यहां वाले एंगल के छोटा होने से इस बॉन्ड में एस कैरेक्टर कम आएगा और ये बॉन्ड लॉन्ग होगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ब्रिज बॉन्ड इज लॉन्गर, टर्मिनल बॉन्ड इज शॉर्टर। तो भले ही आपको ये एक्सप्लेनेशन ना ध्यान में रहे कोई बात नहीं, पर आपको ये पता होना चाहिए ब्रिज बॉन्ड और टर्मिनल बॉन्ड में लॉन्ग बॉन्ड कैसे कौन होगा। और मैंने इसके लिए सिंपल सा एक तरीका देखा है, जिस भी एटम को ब्रिज में बनाना है उसको अपने मॉलिक्यूल से दूर होना पड़ेगा थोड़ा, तभी वो इन दोनों के बीच में आएगा, इसलिए इसकी स्ट्रेचिंग ज्यादा हो जाएगी। So I will simply say that this bond is longer, this bond is shorter, which can also be explained by comparing the bond angle। तो ये चीज आप नोट कर लो कि ब्रिज बॉन्ड, ब्रिज ICLI bond is longer than terminal ICL bond। तो हो सकता है कभी आपके टाइम जेई एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पर मैक्सिमम टाइम जेई मेंस में अगर कभी ये क्वेश्चन आया, आने की संभावना बहुत अच्छी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ ब्रिज बॉन्ड बनता है। ब्रिज बॉन्ड क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पर ब्रिज बॉन्ड बनने से लोन पेयर रिपल्शन मिनिमाइज होगा।
सो अगर कोई पूछे 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मतलब क्या है, आप कहोगे 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, और ये 4 इलेक्ट्रॉन ने मिलके इन 3 एटम के थ्रू ब्रिज बनाया। तो 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, सेंटर का मतलब एटम, 3 एटम 4 इलेक्ट्रॉन। So every kind of the change in the molecule occurs to gain the stability. अब किसी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आया कि क्या ये चीज सिर्फ ICl3 में होती है? नहीं, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है, पर ICl3 अपने कोर्स में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल ICl3 का लिया। सो नोट करो, and then I will move to the next bond. So ICl3 exists as dimer I2Cl6. तो अभी एक स्टूडेंट ने पूछा कि हमें कैसे पता लगेगा कि ब्रिज बॉन्ड बनेगा। तो हमेशा ब्रिज बॉन्ड कब बनेगा, उसकी एक कंडीशन ये होगी कि जब भी आपके मॉलिक्यूल में मोर देन वन लोन पेयर होंगे, अगर उसको डाइमर बनने से लोन पर रिपल्शन मिनिमाइज हो, और दूसरी चीज जिसके साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है उसका साइज बड़ा होना चाहिए, उसका साइज बड़ा होना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग कब तक चलेगा? केमिकल बॉन्डिंग बहुत देर तक चलेगा, ये सबसे बड़ा चैप्टर है। नोटेड? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। So 3 center 4 electron bond bridge bond is longer bond which can be explained on the basis of bond angle. अगर एक स्टूडेंट जो पहली बार नया नया फ्रेश ये सब पढ़ता है, उसको लगता है अरे यार कितना कुछ है यहाँ पे, कितना कुछ हो जाता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी उम्मीद। आपको होप रख के नहीं बैठना चाहिए कि एक ट्रेंड फिक्स हो गया तो केमिस्ट्री उसी ट्रेंड पे चलेगी। There are different molecules, different properties, different geometry, different hybridization, different kind of the bond. इसलिए प्रॉब्लम ये स्टूडेंट की है जो एक फिक्स्ड पैटर्न दिमाग में बनाता है। फिक्स्ड पैटर्न तो बनाना ही नहीं कभी। और ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको इसी तरीके से पूछी जाएगी सवाल में, क्योंकि क्वेश्चन कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होके आता केमिकल बॉन्डिंग से। वो सीधा ऐसे पूछेगा व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयोडीन इन I2Cl6। स्ट्रक्चर पता है तो आंसर कर पाओगे, स्ट्रक्चर नहीं पता आंसर भी नहीं हो पाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू talk about the next kind of bridge bond, 3 center 2 electron bond. This is even more important. Bridge bond की other type. इसकी एग्जांपल, सबसे पहले तो इस टाइप का ब्रिज बॉन्ड कब बनेगा? सेंट्रल एटम मस्ट बी hypovalent. No back bonding possible. No bridge bonding that is 3 center 4 electron type is possible. Let's take an example of this. Is also it happens in electron deficient molecules. अगर मैं बात करूं BH3 की, it exists as dimer. BeH2 which exists as polymer
इन द सॉलिड फॉर्म। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये दो एग्जांपल ही पता होने चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहां BH3 की बात करूं, बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। अगर यहां बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसके लिए यहां पर बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, हाइपोवेलेंट। अगर कोई आपसे ये पूछे कि क्या यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो सकती है, बैक बॉन्डिंग की कंडीशंस आपको सब सिखा दी गई। बैक बॉन्डिंग के लिए कम से कम किसी एटम पे, इन दोनों में किसी पर लोन पेयर तो होना चाहिए, तो यहाँ तो लोन पेयर भी नहीं है, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ बैक बॉन्डिंग। दूसरी चीज, क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि दो BH3 के मॉलिक्यूल पास पास आ जाए, ये अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर ले? क्या यहाँ पे लोन पेयर कोऑर्डिनेट हो जाए? ऑब्वियसली आप कहोगे हाइड्रोजन के पास लोन पेयर कहां से? तो क्या इसने ये कंडीशन सेटिस्फाई की कि सेंट्रल एटम हाइपोवेलेंट था? यस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। क्या बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं थी? नहीं पॉसिबल थी। ब्रिज बॉन्ड 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन सकता था? नहीं बन सकता था। उसके लिए तो इसमें लोन पेयर होना चाहिए। तो जब भी कभी ऐसी तीनों कंडीशंस आ गई, समझ लेना कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड घटना होने वाली है। और वो अनएक्सपेक्टेड घटना जब पहली बार डिस्कवर हुई तो वहां से उसने केमिकल बॉन्डिंग के लिए हमें एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया। अब यहां पर हो क्या रहा है, ये देखा गया कि BH3 हमेशा अपने आप को बीटो एक्सिस की फॉर्म में रख के ज्यादा स्टेबल होता है। ये देखा गया कि BH3 डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, डाइमर। इसका मतलब दो मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं। अगर ये दो मॉलिक्यूल जुड़े हैं तो हमें ये देखना था कि ऐसा कौन सा बॉन्ड है जिसके कारण वो जुड़े। तो बेसिकली यहां पर हो ये रहा है, ये जो BH बॉन्ड के ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस दो एटम के बीच में शेयर नहीं हुए, ये तीसरा बॉन्ड यहां भी बना हुआ है। यहां कितने इलेक्ट्रॉन? जीरो, नो इलेक्ट्रॉन। यहां के दो इलेक्ट्रॉन कार के वाइपर की तरह यहां घूमते रहते हैं। इट वॉज फाउंड कि दे कीप ऑन डीलोकेलाइज्ड। वो दो इलेक्ट्रॉन कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, दे कीप ऑन स्विंगिंग, ताकि दोनों बोरॉन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरी होती रहे। इसलिए इस बॉन्ड को एक और नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड। जबकि दो बॉन्ड अगर हैं तो दो बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए ना, लेकिन ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें यहां भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, यहां भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। फिर इलेक्ट्रॉन आया कहां से? यहां वाला। यही इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहे, यही इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन 3 एटम्स के बीच में घूमते रहते हैं ताकि उन्हें 3 न्यूक्लियस की अट्रैक्शन मिलती रहे। 3 न्यूक्लियस कौन से? बोरॉन का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, बोरॉन का न्यूक्लियस। और जब भी कभी इलेक्ट्रॉन घूमता रहे, स्विंग करता रहे, इसे बोलते हैं डीलोकेलाइजेशन। दिस इज अगेन रेजोनेंस, दिस इज ए टाइप ऑफ रेजोनेंस। पर इस रेजोनेंस का एक नया नाम है, सिग्मा रेजोनेंस, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ने रेजोनेंस में हिस्सा लिया। इसी तरीके से ये दो इलेक्ट्रॉन, ये सिर्फ यहीं दो सीमित, यहीं पर इनकी पोजीशन सीमित नहीं है। दे कीप ऑन ऑसिलेटिंग, दे कीप ऑन swinging, they keep on delocalization, they are in delocalization. So this complete bond is called bridge bond. This is called bridge bond. अब आप मुझे ये बताओगे कि ये जो ब्रिज बॉन्ड बना है, इस ब्रिज बॉन्ड में कितने एटम्स के ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं? 1, 2,
तीन तीन एटम्स के ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, पर उस तीन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सिर्फ ये दो इलेक्ट्रॉन है बस। इसलिए ये जो दो इलेक्ट्रॉन है उनको तीन तीन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन मिल रही है, इसलिए इस बॉन्ड का नाम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब आप एक बात बताओ, बड़ी कॉमन सी, बड़ी आसान सी चीज है जो समझ में आएगी बच्चों। अगर ये बॉन्ड BH बॉन्ड है यहां ऐसा, ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन कॉमन है बोरॉन और हाइड्रोजन के। इन दो इलेक्ट्रॉन को कितने न्यूक्लियस का अट्रैक्शन मिल रहा है? इस दो इलेक्ट्रॉन्स को कितने न्यूक्लियस की अट्रैक्शन मिल रही है? 2। तो पर इलेक्ट्रॉन कितने न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है? पर इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के पीछे एक न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है। यहां मुझे बताओ दो इलेक्ट्रॉन को कितने न्यूक्लियस की अट्रैक्शन मिलेगी? दो इलेक्ट्रॉन्स को कितने न्यूक्लियस की अट्रैक्शन मिलेगी? 3। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए पर इलेक्ट्रॉन कितनी अट्रैक्शन मिल रही, कितने न्यूक्लियस की? 1.5। तो इलेक्ट्रॉन को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? जब इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी उसको तो फायदा होगा, तो वो कहेगा मुझे क्या दिक्कत है बॉन्ड बनाने में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ये स्वयं करता है उसको पता है यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर यही दो इलेक्ट्रॉन इस बोरॉन को लालच देते हैं, तू भी कंगाल है मैं भी कंगाल हूं, चल हम स्विंग करते हैं, एक दूसरे की कमी पूरी करते हैं। और उस अट्रैक्शन के बढ़ने से, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होने से एनर्जी डिक्रीज होगी, और एनर्जी डिक्रीज करना इवेंचुअली बॉन्ड फॉर्मेशन का मेन कारण है। अब तक तो केमिकल बॉन्डिंग में आप समझ चुके हो कि बॉन्ड बनाने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया है, जरूरी नहीं है कहां सिर्फ आप पढ़ते थे ऑक्टेट रूल। हमने ऑक्टेट रूल तोड़े, ऑड इलेक्ट्रॉन थ्योरी लगा दी, अनपेड इलेक्ट्रॉन देखे, फिर ये भी देखा कि कहां अनपेड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में कहां नहीं है, फिर ब्रिज बॉन्ड बनाए, आज हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं। तो अभी तक तो मेरे हिसाब से आपके दिमाग में ये जा चुका होगा कि बॉन्डिंग इज नॉट वेरी नॉर्मल, इट्स नॉट लाइक जो हम एक्सपेक्ट करें। पर सब चीजें एक चीज को इशारा करती है, जहां इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने का मौका मिलेगा वो छोड़ेगा नहीं, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेगा। अगर यहाँ के इलेक्ट्रॉन को मैं बोलूं ना यार तेरे को क्या फायदा हुआ उधर जाने से, वो कह रहा है भैया हमें दो इलेक्ट्रॉन को दो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन मिल रही है, हमें 3 न्यूक्लियस की अट्रैक्शन मिल जाए तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हम तो घूमेंगे, डीलोकेलाइज करेंगे। तो ये पहली बार पाया गया, डीलोकेलाइजेशन में यूजुअली हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते थे। जब आपने रेजोनेंस में पढ़ा था या फिर जब आपने बैक बॉन्डिंग देखी तो वो सब डीलोकेलाइजेशन के अंदर आता है, और वहां पाई इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहे थे। पहली बार देखा गया सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी हिस्सा ले सकते हैं, और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन की जो रेजोनेंस है दिस इज सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहां पर देखा गया 3 ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे लेकिन 3 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन? तो आप क्या जवाब दोगे? बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp3? ऑब्वियसली sp3। तो अब मैं बोलूंगा इस बॉन्ड को, दिस बॉन्ड इज sp3s sp3। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइड्रोजन के लिए तो कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं, हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ s ऑर्बिटल है, और दिस बोरॉन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि ये बॉन्ड किस किस की ओवरलैपिंग से बना है, तो आप कहोगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और बोरॉन का sp3 ऑर्बिटल, इन तीनों की ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड बना है। बट अब मैं आपको इसका ऑर्बिटल डायग्राम बताने लगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली, कि भाई इस मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल डायग्राम कैसा होगा। सबसे पहले तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड डाइबोरेन। डाइबोरेन, और आपको यह भी पता होना चाहिए डाइबोरेन बेसिकली BH3 है, इसी का डाइमर है। अब मुझे ये बताओ क्या बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट तो नहीं था ना, सेकंड पीरियड का है ना,
और अगर ये सेकेंड पीरियड का है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इस पे एम्प्टी ऑर्बिटल भी होगा। बैक बॉन्डिंग में देखो मैंने लिखवाया था, सेकेंड पीरियड का एटम हो, अनऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, तो इस पे एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। तो क्या ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है? क्या ये किसी से इलेक्ट्रॉन मांग सकता है? ऑब्वियसली मांगेगा। तो मैं इसको डिक्लेयर कर दूंगा इट्स ए लुईस एसिड। तो BH3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट molecule, it's Lewis acid. It's Lewis acid. और यहां भी आप बिल्कुल अब बोल सकते हो, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्यों? क्योंकि बोरॉन के अराउंड 4 बॉन्ड पेयर आ गए, 4। तो अब मैं ये बोलूंगा कि टेट्राहेड्रल की 2 वैलेंसी बोर्ड के प्लेन में, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। तो यहां भी साइकिल बनाने के लिए सेम डिफरेंट सेम के थ्योरी लगेगी। लाइक ये वर्टिकल प्लेन में, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये वर्टिकल प्लेन में। तो अगर किसी ने कह दिया सेम प्लेन डिफरेंट प्लेन सेम प्लेन में, यहां पर कितने एटम मैक्सिमम एक ही प्लेन में है, तो आप क्या आंसर करोगे? हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन? आप बोलोगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर आप अभी भी 4 बोल रहे हो तो इससे पता लगता है कि आपने नोट्स रिवाइज नहीं किए। तो अब 1 2 3 4 5 एंड 6 एटम्स आर इन द सेम प्लेन। और ये एक सवाल जेई एडवांस में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि भाई BH3 में यहां पर टोटल मैक्सिमम 6 एटम एक प्लेन में आ सकते हैं। नाउ लेट्स गो बैक टू इट्स ऑर्बिटल डायग्राम व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ऑर्बिटल डायग्राम। अगर मैं यहां बात करूं बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन, अब sp3 है ऑफ डाइबोरेन। तो बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, 2s2 में और 2p1 में एक इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली आप ये देख सकते हो कि बोरॉन को 1 2 3 4 एक से ज्यादा बॉन्ड बोल रहे हैं, तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा होने चाहिए, तो प्रमोशन तो करना पड़ेगा। तो इट विल have to promote it to the next orbital. This electron of 2s will get excited to 2p orbital. So boron is in excited state. अब बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, क्योंकि 4 स्टेरिक नंबर है बोरॉन पे। तो यहाँ पे s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल चारों के चारों मिलके हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे। तो बच्चों यहीं पे आपसे जेई सवाल पूछ लेगा, वो कहेगा क्या हाइब्रिडाइजेशन में एम्प्टी ऑर्बिटल भी हिस्सा ले सकते हैं? यस। हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्बिटल नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरी ये लाइन अपने दिमाग में बांध लो। चाहे ऑर्बिटल खाली हो, चाहे ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो, चाहे ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो, चाहे ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन, वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले सकता है। और यहीं पे आपसे सवाल पूछा जाता है, वो 4 चॉइसेस देके पूछते हैं आपसे, बताइए कहां एम्प्टी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेगा। तो बेटा ये ध्यान रखना, एम्प्टी ऑर्बिटल हर बार हाइब्रिडाइजेशन में वहां हिस्सा लेगा जहां 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की कंडीशन फुलफिल होती है। सो एम्प्टी ऑर्बिटल will participate in the hybridization when there is 3-centered 2-electron bridge bond.
तो अब यहाँ कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं? 4। 4 ऑर्बिटल मिलके हाइब्रिडाइजेशन के बाद कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे? व्हाट इज द योर नॉलेज? अगर 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 4। So I will simply say they will generate 4 hybrid orbital. 1, 2, 3, 4. क्या नाम रखूं इनका? क्या नाम रखा जाए इनका? अगर ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो हर एक का नाम sp3, 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 sp3। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, 2, 3, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 1, 2, 3, 4। इसका मतलब सॉरी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उसमें से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल एम्प्टी है हर बोरॉन के पास, हर बोरॉन के पास। तो अब बोरॉन में ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज होंगे। 1, 2, 3, 4 बोरॉन। इसी तरीके से सेकेंड बोरॉन में भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। 1, 2, 1, 2, 3 एंड 4। सो सेंटर के अराउंड जब 4 बॉन्ड पेयर हो तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, वो अलग बात है मेरी ड्राइंग ऐसी दिख रही है। बेसिकली ये टेट्राहेड्रल है, मेरी ड्राइंग टेढ़ी बनी है। और जब यहां पर sp3 में एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, चौथा ऑर्बिटल खाली बोरॉन का। इसी तरीके से 1, 2, 3 ये भी sp3 सेकेंड बोरॉन का। अब देखो नाउ एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन, हाफ-फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन विल ओवरलैप विद हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक ये और एक ये, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 ऑर्बिटल में घूमेगा। इट विल स्विंग लाइक दिस। इसी तरीके से यहां पर दे विल ओवरलैप बोरॉन का एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ये एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s, और ओवरलैपिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑपोजिट है। सो दिस इज 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, बोरॉन का sp3 ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन, एम्प्टी ऑर्बिटल, half filled sp3 orbital and half filled s orbital, they are forming this bridge bond। और इस ब्रिज बॉन्ड में यहां देखो, अगर मैं इस ऑर्बिटल की आउटलाइन बना दूं ना ऐसे, तो इट इज लाइक दिस। वी कॉल इट एज बनाना बॉन्ड बिकॉज इस ऑर्बिटल की शेप लगती लाइक बनाना। सो दिस बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड, 3 centered 2 electron bond is called banana bond। सो यहां पर अगर कोई आपसे सवाल पूछ सकता है तो 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या ये रेजोनेंस है? आप कहोगे यस। रेजोनेंस का मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह पे टिका नहीं होगा, वो घूमेगा, डीलोकेलाइज होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं तो मैं कहूंगा सिग्मा बॉन्ड में रेजोनेंस हुई, जो कि बहुत रेयरली देखने को मिलती है। सिग्मा डीलोकेलाइजेशन का नाम कहते हैं इसे। मतलब सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन स्विंग करी जा रहे हैं, दे आर डीलोकेलाइज्ड। डीलोकेलाइज्ड का मतलब कि वो एक जगह पे नहीं खड़े, वो कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कार के वाइपर की तरह घूमी जा रहे हैं। सो बेसिकली मैं बोलूंगा दिस बनाना बॉन्ड, दिस ब्रिज बॉन्ड और बनाना बॉन्ड is example of sigma delocalization।
ऑब्वियसली ये बॉन्ड तभी बनेगा जब सेंट्रल एटम रियलिटी में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, वो लुईस एसिड हो, उसमें कहीं भी बैक बॉन्डिंग का स्कोप नहीं, उसमें कहीं भी ICl3 की तरह डाइमर बन के कोई फायदा ना होगा। सो इन शॉर्ट ये तभी होगा जब सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो और सेंट्रल एटम का बॉन्ड किसी ऐसे एटम से हो जिसपे कोई लोन पेयर भी ना हो। लोन पेयर अगर किसी ना किसी पे होता तो शायद बैक बॉन्डिंग हो जाती, पर यहां तो बैक बॉन्डिंग भी नहीं पॉसिबल। अब इसी तरीके से आप पहले एक बार नोट कर लो, फिर मैं अगला एग्जांपल आपके सामने रखूंगा। बट दिस एग्जांपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस। नोटेड। हाइड्रोजन की कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, उसका एस ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ बोरॉन ने हिस्सा लिया। अब अगर कोई आपसे ये पूछे इस बॉन्ड का ऑर्डर बताओ, बॉन्ड ऑर्डर। अब आप ये देखो, ये देखो, इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन इधर भी तो घूम रहे हैं ना, तो इस बॉन्ड की कंट्रीब्यूशन अपने बोरॉन के लिए कितनी होगी? ध्यान से समझना क्वेश्चन। ये एक बॉन्ड था, ये एक बॉन्ड दो बोरॉन में बट गया। तो अगर कोई मुझसे ये कहे कि ये एक बॉन्ड की कंट्रीब्यूशन अपने बोरॉन के लिए क्या है, मैं कहूंगा आधी होगी, क्योंकि अब इसके दो इलेक्ट्रॉन तो इधर भी बना रहे हैं, इसलिए यहां का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आएगा, हाफ हाफ हो गया एक तरीके से। मैं कहूंगा दिस बॉन्ड ऑर्डर इज नॉट वन, दिस इज लाइक आधा बॉन्ड, दिस इज लाइक आधा बॉन्ड मिलके ये पूरा एक बॉन्ड। तो यहां का बॉन्ड ऑर्डर 0.5, यहां का बॉन्ड ऑर्डर 1, ये कंप्लीट एक बॉन्ड है, पर ये आधा आधा मिलके पूरा एक बॉन्ड। अब आप ये बताओ, जहां बॉन्ड ऑर्डर घटेगा वहां बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी या घटेगी? ये एक बॉन्ड है कंप्लीट, ये आधे बॉन्ड के बराबर है, तो दिस बॉन्ड इज लॉन्ग बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज लॉन्गर बॉन्ड। वैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, ब्रिज बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड में लेंथ हमेशा ज्यादा रहती है। तो अगर कोई आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि दिस बॉन्ड लेंथ इज x and this bond length is y, x is greater than y, because of the bond order in BHB bond, यानी कि मैं इसकी बात करूं, BHB bond is half। अब एक चीज ये बताओ, अगर ये बॉन्ड लेंथ छोटी है, छोटी, और ये बॉन्ड लेंथ बड़ी है, तो अब आप मुझे ये बताओ क्या एस करेक्टर यहां ज्यादा होगा या कम होगा? जहां की बॉन्ड लेंथ लंबी वहां का एस करेक्टर क्या? यहाँ की बॉन्ड लेंथ लो, यहाँ की बॉन्ड लेंथ छोटी, छोटी, जहां बॉन्ड लेंथ छोटी वहां एस करेक्टर ज्यादा। तो इस बॉन्ड में अगर एस करेक्टर ज्यादा है तो आप बता सकते हो ये वाला एंगल θ1 और ये वाला एंगल θ2 कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा? अभी आपने कुछ सीखा था, अगर यहाँ का बॉन्ड लेंथ लॉन्ग है और यहाँ का बॉन्ड लेंथ छोटा है, तो ये एंगल छोटा होगा, ये एंगल बड़ा होगा, θ1 इज ग्रेटर देन θ2, θ1 इज ग्रेटर देन θ2। अब देखो एक बात बताओ, माना ब्रिज बॉन्ड आपने पहली बार पढ़ा,
पर आपने ये तो पहली बार नहीं ना पढ़ा कि जो बॉन्ड लंबा होगा उसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, जो बॉन्ड छोटा होगा उसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, जो बॉन्ड लंबा होगा उसमें एस कैरेक्टर कम होगा। ये चीजें तो आपने वीबीटी से सीखी है, हाइब्रिडाइजेशन से सीखी है, वीएसीपीआर से सीखी है। तो जेई वाले एक ऐसे मॉलिक्यूल के रिगार्डिंग क्वेश्चन वो पूछेंगे जो वीएसीपीआर या हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड हो, ताकि आप ये ना कह सको उन्होंने छल कपट किया। पर आपको ये पता होना चाहिए कि टर्मिनल बॉन्ड छोटा होता है, ब्रिज बॉन्ड लंबा होता है, और अगर ब्रिज बॉन्ड लंबा है तो फिर यहाँ एस कैरेक्टर कंपैरेटिवली कम होगा और यहाँ एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, और जिन बॉन्ड्स में एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाएगा। अब सबसे हैरानी वाली बात, अभी एक बच्चे ने पूछा क्या ये मॉलिक्यूल स्टेबल है? आप खुद बताइए, क्या ये मॉलिक्यूल इसके कंपैरिजन में स्टेबल है? क्या इसके कंपैरिजन में ये स्टेबल है? बिल्कुल स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि किसी बॉन्ड में जितने ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतना बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा, उतना बॉन्ड बढ़िया होगा। अच्छा, अब आप मुझे एक और चीज बताना, ध्यान से समझना, मैं आपको यहाँ पे अब एक दुविधा में डालने लगा। सबसे पहले मुझे ये बताइए, इस बॉन्ड की लेंथ लंबी है, राइट, और इस बॉन्ड की लेंथ छोटी है। अगर ये बॉन्ड लंबा है और ये ब्रिज बॉन्ड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है, तो इस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा या मुश्किल होगा? इस बॉन्ड की ब्रेकिंग करनी आसान होगी या मुश्किल होगी? और अगर मैंने बात की इस बॉन्ड की, तो आप समझ लेना मैं इसकी भी बात कर रहा हूं, क्योंकि ये दोनों एक ही, ये समझ लो ये पूरी एक बॉडी है, एक बॉडी की बात होगी। तो ऑब्वियसली कोई कहेगा सर आसान होगा क्योंकि ये बॉन्ड लॉन्ग है और ये बॉन्ड शॉर्ट है, जबकि उल्टा है, ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल था और ये बॉन्ड तोड़ना आसान था। और ये एक्सपेरिमेंटली पता लगा, जब हमने इस बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश की तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लगी, और यहां इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बॉन्ड एनर्जी कम लगी। क्यों? क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितने ऑर्बिटल को अलग करना पड़ेगा? नॉर्मली जब कोई बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड में दो ऑर्बिटल ओवरलैप करते, आप दो लोगों को जुदा करते हो। यहां कितने लोगों को जुदा करोगे? तीन लोगों को हटाओगे, तीन लोगों को तोड़ोगे एक दूसरे से, एनर्जी ज्यादा लगेगी, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी इस चीज पे डिपेंड करती है कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में। अब खुद बताओ यार, खुद बताना। पहली बात, जब ये दो इलेक्ट्रॉन दोनों बोरॉन की नीड पूरी कर रहे हैं, क्या ये दोनों बोरॉन चाहेंगे कि ये दो इलेक्ट्रॉन चले जाएं वहां से? कभी भी नहीं चाहेंगे, बेचारे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उनको वो चीज मिल गई जिसकी भूख उन्हें थी, तो वो कैसे इस बॉन्ड को आसानी से टूट लेंगे? दूसरी चीज, हाइड्रोजन का साइज पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा है, और अगर सबसे छोटा है, जब एटम का साइज छोटा होता है तो वो जो बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा वीक बनेगा? जब ऑर्बिटल का साइज छोटा हो, बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग व्हेन द साइज ऑफ ऑर्बिटल इज स्मॉल। इसलिए यहाँ पे जब कोई आपसे ये पूछेगा कि यहाँ की बॉन्ड एनर्जी आप कहोगे ज्यादा है जी। ब्रिज बॉन्ड की लेंथ बड़े लंबी होती है, ब्रिज बॉन्ड की लेंथ भले लंबी होती है, पर डोंट अंडर एस्टिमेट एवरी टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ लॉन्ग बॉन्ड। यूजुअली लॉन्ग बॉन्ड शॉर्ट होता है, लॉन्ग बॉन्ड वीक होता है। क्यों? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन से लॉन्ग बॉन्ड जब भी बना तो वो दो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, पर जब भी कभी लॉन्ग बॉन्ड बनाने में ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो गए, ज्यादा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको अब तीन ऑर्बिटल्स को अलग करना पड़ेगा। इसलिए भले ही मैंने आपको जो पहले वाले एग्जांपल दिए ना, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड में ब्रिज बॉन्ड लंबा था,
पर ये ध्यान रखो उस ब्रिज बॉन्ड में 3 एटम्स के ऑर्बिटल में ओवरलैप किए। ज्यादा ऑर्बिटल्स को अलग करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए बावजूद इसके कि ये बॉन्ड लंबा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है, तब भी इसकी पूरे की बॉन्ड स्ट्रेंथ अंडर एस्टिमेट नहीं करनी। बिकॉज जब मैंने आपके सामने ये वर्ड यूज किया ना, ये बॉन्ड, रियलिटी में कह रहा था ये पूरा बॉन्ड, इसमें ब्रिज बॉन्ड इज लॉन्गर बॉन्ड, इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बट स्टिल इट इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो अब हम ये चीज यहां लिख लेते हैं। In spite of long bridge bond, its bond energy is more because more orbitals are involved in forming bridge bond. More energy is required to separate more orbitals. तो अगर कोई आपसे ये पूछे हाउ मेनी बनाना बॉन्ड, हाउ मेनी ब्रिज बॉन्ड, मैं कहूंगा दिस इज 1 ब्रिज बॉन्ड, 1 बनाना बॉन्ड, दिस इज 2nd बनाना बॉन्ड। आपने बस ऐसे गिना हाफ बॉन्ड हाफ बॉन्ड। दिस इज 1 ब्रिज बॉन्ड, दिस इज 1 ब्रिज बॉन्ड, दिस इज 1 बनाना, दिस इज 1 बनाना। So total bonds is 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब इसी का एक और एग्जांपल देखते हैं। आई एम प्रीटी मच श्योर ये सब देखने के बाद तो इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए कि यार बॉन्डिंग में और क्या क्या अजीब होता है। ऐसे कैसे कैसे 3 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग एक बॉन्ड बना रही है। हम तो हमेशा सोचते थे 2 ऑर्बिटल आएंगे, ओवरलैप करेंगे, 2 बॉन्ड बना लेंगे। नाउ गिविंग यू अनदर एग्जांपल, BeH2 सॉलिड। अगर मैं बेरिलियम हाइड्राइड की बात करूं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक एक में शेयर कर लिया। तो अब आप ये बताओ क्या ब्रिज, ये जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाना बॉन्ड बनाने की, क्या जो मैंने स्टार्टिंग में 3 कंडीशन बताई यहां फुलफिल होंगी? चेक करो, क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? क्या ये लुईस एसिड है? इस पे हाइपोवेलेंट है? बिल्कुल यस। इट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या इसमें इन दोनों में किसी के पास लोन पेयर है जो एक दूसरे के साथ बैक बॉन्डिंग कर सके? नहीं। क्या यहाँ पर वैसा कुछ हो सकता है हाइड्रोजन का लोन पेयर किसी के साथ ओवरलैप कर जाए जैसा 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड? वो भी नहीं। तो अब क्या हो, एक बेरिलियम हाइड्राइड, दूसरा बेरिलियम हाइड्राइड, तीसरा बेरिलियम हाइड्राइड, चौथा बेरिलियम हाइड्राइड, ये सब क्या करेंगे, अपने इस 2 इलेक्ट्रॉन को यहां ब्रिज बॉन्ड में भेजेंगे। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को इसके साथ ब्रिज बॉन्ड में भेजेगा, क्योंकि बेरिलियम को तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने थे। उसने कहा तुम मेरे साथ घूमो इधर। इसी तरीके से ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर घूमेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर घूमेंगे। तो बताओ क्या होता जा रहा है, क्या बनता जा रहा है?
इट्स लाइक द चेन, लाइक बेरिलियम क्लोराइड जो हमने कल किया था। पर बेरिलियम क्लोराइड में कल जो किया था बेरिलियम क्लोराइड, उसमें यहाँ पे क्लोरीन था, क्लोरीन के पास लोन पेयर था, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता बनाता पूरा पॉलीमर बना रहा था। वो थ्री सेंटर्ड कौन सा बॉन्ड था? थ्री सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड था। इसलिए यहां पर भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहा है, ये पूरा बनाना बॉन्ड, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन ने हिस्सा लिया, सिग्मा डी लोकेलाइजेशन हो रही है, एंड दिस विल कंटिन्यू लाइक फॉर्मिंग द चेन। सो BeH2 in the solid exists as polymer, and each beryllium is, क्योंकि इसके अराउंड 4 स्टेरिक नंबर है, so each beryllium is sp3 hybridized. This is again banana bond. So this is H, this is beryllium, यहां पर H आएगा। सो अगेन किसी ने आपसे ये पूछा कि अगर सपोज मैंने ऐसा एग्जांपल दे दिया, तो मैं पूछूंगा बताओ ये बॉन्ड लेंथ अगर x है और ये बॉन्ड लेंथ अगर y है, तो कौन सा बॉन्ड लंबा होगा, x वाला y वाला? ब्रिज बॉन्ड इज लॉन्गर बॉन्ड। तो अगर मैंने पूछा ये एंगल θ1, ये एंगल θ2, कौन सा एंगल बड़ा होगा? θ2 विल बी ग्रेटर देन θ1। सो आपको जितने थ्री सेंटर्ड, सो अगेन थ्री सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन Lewis acid having none of the atom carrying lone pair. क्योंकि लुईस एसिड ये भी है, ये भी है लुईस एसिड, क्योंकि एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। पर यहां 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बन सकता क्योंकि क्लोरीन पे लोन पेयर है। इसलिए ऐसा नहीं है कि लुईस एसिड में हर बार 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड ही होगा। लुईस एसिड के अंदर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड तभी होगा जब सराउंडिंग एटम किसी के पास लोन पेयर ना हो, सेंट्रल एटम पे भी कहीं लोन पेयर नहीं। सो दिस यू शुड अंडरस्टैंड, कब हमने 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाना, कब हमने 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाना। अगेन अगर मैंने आपको इस क्वेश्चन में बोला होता ना BeH2 वेपर गैस, तब आप क्या करते? तब आप सिर्फ एक मॉलिक्यूल बनाते, तब आप सिंपल कहते बेरिलियम के अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन से शेयर, 180 डिग्री एंगल, sp हाइब्रिडाइजेशन। और मैं कह देता कि बेरिलियम के ऊपर 2p ऑर्बिटल है विच आर परपेंडिकुलर एंड एम्प्टी ऑर्बिटल, क्योंकि बेरिलियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बेरिलियम सेकेंड पीरियड का है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। सो इट हैज एम्प्टी p ऑर्बिटल। क्योंकि जब sp हाइब्रिडाइजेशन हो रही है तो ये भाई साहब अपना एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर रहा है, पर 2p ऑर्बिटल तो खाली है, और 2p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे से। तो यहाँ पे एक अगर px है तो ये py होगा, बोथ विल बी एट 90 डिग्री टू ईच अदर।
अब आप ये बताओ, यहां बेरिलियम को इलेक्ट्रॉन की जरूरत ज्यादा है या यहां बेरिलियम को इलेक्ट्रॉन की जरूरत ज्यादा है? गैस फेज में या सॉलिड फेज में? कहां बेरिलियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा फील करेगा? ऑब्वियसली गैस फेज में। तो वो बेटर लुईस एसिड गैस फॉर्म में होगा एज कंपेयर टू सॉलिड फॉर्म। सो इट इज मोर लुईस एसिडिक इन द गैस फेज, राइट? तो अगेन यहां सारे ब्रिज बॉन्ड सेम लेंथ के होंगे। जो ब्रिज बॉन्ड की लेंथ, सब ब्रिज बॉन्ड में बराबर लेंथ होगी, टर्मिनल बॉन्ड छोटा होगा बस, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रिज बॉन्ड एंड बनाना बॉन्ड। सो अब हम यहां बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अब हम एक चीज ये मान के चलो, हमारा कोवलेंट बॉन्ड का पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। जब से हमने केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया था ना, तब से हम कोवलेंट बॉन्ड पढ़ रहे थे। अब हम केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3 के नेक्स्ट नए टॉपिक पे जा रहे हैं, जिसमें हम अब कोवलेंट बॉन्ड को बाय बाय कह चुके हैं, क्योंकि आपको हर तरीके के कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा दिए गए। नाउ मेक द हेडिंग ऑफ अनदर काइंड ऑफ द बॉन्ड। ये मान के चलो, ऑलमोस्ट इन द कमिंग 1 और 2 वीक्स हमारा बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3 कोई बड़ा नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 4 में एक ही थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 5 बड़ा होगा, आयनिक बॉन्ड। तो बेसिकली मान के चलो, नियरली 1 और 2 वीक्स, 2 वीक्स मान के चलो, हम केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर चुके होंगे। पर ये ध्यान रखना, जिस दिन केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गए, समझ लेना तुम्हारी 11th और 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेजर सिलेबस खत्म हो गया। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा बर्डन होगा रिवीजन का, ये मान के चलना। केमिकल बॉन्डिंग खत्म होने का मतलब होता है इनऑर्गेनिक का सबसे आसान टॉपिक, जो कुछ समझने लायक था, वो खत्म हो गया। So now let's start to the another topic, chemical bonding part 3 में ही हाइड्रोजन बॉन्ड। This is very important topic। क्या जब मैंने यहाँ बोला इंपॉर्टेंट टॉपिक, इज इट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? मैं कहूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, पर इसके बगैर आपकी ऑर्गेनिक भी अधूरी है, फिजिकल केमिस्ट्री भी अधूरी है और इनऑर्गेनिक भी अधूरी है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन हर जगह देखने को मिलेगी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत अच्छे से समझना है। इसमें फुल ऑन एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल्स मिलेंगे। ओके। अब यहाँ पे एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर आप हर टॉपिक को इंपॉर्टेंट कहते हैं, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं आते हैं एग्जाम में, करें क्या? वो हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। अगर तो मुझे ये कह देना कि केमिकल बॉन्डिंग को मैं ना इग्नोर कर रहा हूँ, मैं कहूंगा भूल जा अपनी सिलेक्शन। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत पूछा, मेरे से नहीं याद होता, मैं कहूंगा कम से कम अपने नोट्स तो कर ले। नोट्स में से ही क्वेश्चन अगर आ गया तो, जो कि आएगा, इतनी चीजें तो नोट्स में ही लिखवा दी, राइट? तो अब ये ध्यान रखना, कभी भी आप प्रीवियस ईयर के पेपर खोलना, इनऑर्गेनिक वाला सेक्शन में देखना, इनऑर्गेनिक वाले सेक्शन में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैक्सिमम आपको केमिकल बॉन्डिंग से लिंक मिलेगी, चाहे वो क्लास 12 के टॉपिक से ही क्यों हो। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक टॉपिक है, ये चैप्टर का नाम नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3 में एक सब टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? इट इज a dipole attraction between hydrogen of one molecule and more electronegative atom
neighboring molecule. Usually, strength of hydrogen bond is of the order of 5 to 60 kilojoule per mole, whereas covalent bond is much stronger. Like carbon-carbon bond requires more than 300 kilojoule per mole. But collective strength of many hydrogen bonds has significant strength, and it affects many physical as well as chemical properties of the molecule. तो ये उन बच्चों के लिए जिनको नोट्स में लिखने की चिंता होती है, जहां सच में मुझे लिखवाना होगा ना नोट्स, मैं जरूर डिक्टेट करता हूँ या लिखवाता हूँ। पार्थ ने पूछा विच पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई कैन नॉट से, क्योंकि फुल केमिकल बॉन्डिंग इज इंपॉर्टेंट। जेई में केमिकल बॉन्डिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे? मैं कहूंगा सारे। इनऑर्गेनिक में मैक्सिमम क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी चैप्टर से हो, उनका लिंक कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्डिंग से होता ही हो। शुभम ने पूछा पॉलीमर हैज नो एंड तो हाउ टर्मिनल। तो शुभम, मान लो कोई ऐसे कह देना कि मैंने पूरे पॉलीमर का बस इतना हिस्सा दिखाया, पूरे पॉलीमर का सिर्फ इतना हिस्सा बताया, तो समझ लेना कि ये टर्मिनल है मेरे लिए, या कम से कम ये टर्मिनल है। अगर यहाँ से चेन बनती जा रही है तो मेरे लिए फॉर द पूरे पॉलीमर चेन का सिर्फ उतना हिस्सा, लाइक ये मेरे लिए टर्मिनल बन गए। ऐसे हाइब्रिडाइजेशन समझा दो आपने, इस बार एंटी ऑर्बिटल इंक्लूड, पता नहीं क्या बोला उसने, बहुत जल्दी चला गया। क्या ये हमें याद करना है? बिल्कुल याद करना है, इट्स इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक बच्चे ने बोला बेरिलियम का जो पॉलीमर बनाया था उसमें हाइब्रिडाइजेशन में आपने एम्प्टी ऑर्बिटल आपकी बार क्यों नहीं लिया? यार कब लूंगा? अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूंगा, यहाँ स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन एसपी होगी ना, लेकिन अगर मैं पॉलीमर की बात करूंगा तो यहाँ बेरिलियम sp3 हाइब्रिडाइज है, और बेरिलियम की कंफिग्रेशन में 1s2 2s2 जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा, 2p में एक इलेक्ट्रॉन भेज दो, तो जब यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ थोड़े ना एम्प्टी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन नहीं चलेगा। यहाँ बेरिलियम का स्टेरिक नंबर 4 है, यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ऐसे केस में मैं बोलूंगा s और तीनों p को हाइब्रिडाइजेशन में भेजो, तब एमटीपी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, हर बार थोड़ा ना कर देगा। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए
बच्चों लेट अस सपोज मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूं एच, एक ये मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, एक और मॉलिक्यूल है एच। अगर मैं इस कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूं तो इसमें कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन या क्लोरीन, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? यू विल से ऑब्वियसली क्लोरीन। तो अगर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुश करने की कोशिश करेगा, पुल करने की कोशिश करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। तो किसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इकट्ठी होगी, क्लोरीन पे या हाइड्रोजन पे? क्लोरीन पे। तो इस पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे थोड़ा पॉजिटिव, इसलिए मैंने यहां सिंबल लगाया डेल्टा। डेल्टा मतलब थोड़ा नेगेटिव थोड़ा पॉजिटिव। अब इस बॉन्ड के अंदर ये कोवेलेंट बॉन्ड था, कोवेलेंट बॉन्ड, बट जब इसमें दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, एक वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो ऐसे केस में इस बॉन्ड के अंदर ये जो थोड़े थोड़े पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर डेवलप होंगे, इसको बोलते हैं अब ये मॉलिक्यूल पोलर हो गए। मैं कहूंगा इट्स ए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर आ जाए। नो कोवेलेंट बॉन्ड इज परफेक्ट कोवेलेंट जब दो डिफरेंट एटम से वो बना है। अगर ये बॉन्ड होता दोनों एटम सेम, अब यहां कौन किससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कोई भी नहीं। तो इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ थोड़े ज्यादा से डिस्प्लेस होंगे? किसी की तरफ नहीं। तो मैं कहूंगा ये कोवेलेंट बॉन्ड नॉन पोलर है, नॉन पोलर। जब भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड में एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला इस बॉन्ड पे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कराएगा, तो उस पर नेगेटिव सेंटर डेवलप होगा और सामने वाले पे पॉजिटिव। तो उस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर दो पोल, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल जनरेट होंगे, जिसको कहते हैं डाईपोल। डाईपोल का मतलब दो पोल, जैसे मैग्नेट के दो पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाईपोल। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, ओवरऑल इलेक्ट्रिक डाईपोल। तो मैं ऐसे बॉन्ड का नाम रखूंगा इससे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो दो डिफरेंट एटम से मिलकर बना, जिसमें एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर नेगेटिव पोल बन जाएगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो पॉजिटिव पोल बना देगा। अब इसी तरीके से ये भी HF का मॉलिक्यूल है, इसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जब ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे तो इसका पॉजिटिव हाइड्रोजन इस क्लोरीन के नेगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्शन शो करेगा। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। दिस बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बना है दो मॉलिक्यूल के बीच में, देखो ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड, पर ये एक ऐसा बॉन्ड है जो दो पड़ोसियों के बीच में बना। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो पहली लाइन में मैंने क्या लिखा, इट इज ए डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, मतलब ये भी डाइपोल ये भी डाइपोल, दो डाइपोल के बीच का अट्रैक्शन। लेकिन इस डाइपोल में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है जिसका हाइड्रोजन, एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल, नेबरिंग मॉलिक्यूल का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल नेबरिंग एटम ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल। तो इनके बीच की ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है वी कॉल इट एज हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप मुझे ये बताओ, इसकी अपने घर वाले के साथ ज्यादा प्यार मोहब्बत होगा या पड़ोसियों के साथ ज्यादा प्यार मोहब्बत होगा? ऑब्वियसली मैं कहूंगा इसका अट्रैक्शन अपने घर वालों के साथ तो स्ट्रॉन्ग होगा। तो यूजुअली कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड। इसलिए मैंने ये लिखा, यूजुअली स्ट्रेंथ ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज ऑफ वीक, जिसको तोड़ने के लिए लगभग
5 से 60 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। पर अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूंगा, इस बॉन्ड की बात करूंगा, इसे तोड़ने के लिए डेफिनेटली बहुत हाई एनर्जी चाहिए। यूजुअली कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है। कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी 300, 400, 450 किलो जूल पर मोल चाहिए, 200, 250 किलो जूल पर मोल चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, एक मोल हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 5 to 60 किलो जूल, डिपेंडिंग ऑन कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बॉन्ड वीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो डिफरेंट स्ट्रेंथ होगी हर हाइड्रोजन बॉन्ड की। बट ऑन एन एवरेज हाइड्रोजन बॉन्ड के एक मोल को तोड़ने के लिए लगभग 5 से 60 किलो जूल एनर्जी सफिशिएंट होती है। अगर किसी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में 30 से ज्यादा 30 किलो जूल पर मोल से ज्यादा एनर्जी लग जाए ना, लाइक वो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब वीक होने पर भी उसको बोला जाता है शाबाश। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड आर जनरली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। अब उसका रीजन आप बता सकते हो। यहाँ तो दो ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया, इसका ऑर्बिटल इसके ऑर्बिटल से कोई ओवरलैप थोड़े ना करे, इट्स जस्ट मेयरली लाइक ए क्रश, किसी को देख के अच्छा लगा। मतलब हाइड्रोजन को उसका पड़ोसी पसंद आया, क्यों? क्योंकि दोनों ऑपोजिट चार्ज थे। बट ये तो अपने घर का बॉन्ड है उसका। दिस बॉन्ड इज डेफिनेटली वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम चलते हैं इसकी और एग्जांपल में कि ये और कैसे कैसे कहां कहां बन सकता है। लेट मी गिव यू मोर एग्जांपल। इस टॉपिक की फील आएगी तब जब आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखोगे। अगर मैं वाटर की बात करूं, यहां देखो, वाटर के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा दोनों बॉन्ड्स की तरफ से, तो यहां नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटर बना। अगेन ईच बॉन्ड इज डाइपोल, ईच बॉन्ड इज डाइपोल। तो मैं कहूंगा ओवरऑल वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल as its covalent bonds, as its covalent OH bonds are polar। जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आ गया वो ओवरऑल कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। इसी तरीके से ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है। अब अगर एक पोलर मॉलिक्यूल दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के सामने आएगा तो इसका H इसके ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा, इसके H और इसके ऑक्सीजन में अट्रैक्शन होगा। तो बेसिकली दिस बॉन्ड is hydrogen bond, this bond is hydrogen bond। तो अगर कोई आपसे पूछे हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में होता है, आप कहो दो पड़ोसियों के बीच में। अब मैं यहाँ पे इस बॉन्ड का नाम और इस बॉन्ड का नाम अलग अलग बताऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये वाला बॉन्ड कहलाएगा इंटर एटॉमिक बॉन्ड, लेकिन इस बॉन्ड को, हाइड्रोजन बॉन्ड को, नाम मिलेगा इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। आपको फर्क पता लगा ये दो नाम में, दो टर्मिनोलॉजी में? इंटर एटॉमिक का मतलब वो दो एटम जो एक ही मॉलिक्यूल का हिस्सा है, पर इंटर मॉलिक्यूलर का मतलब एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच की अट्रैक्शन। सो हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, बट कोवेलेंट बॉन्ड इज ए इंटर एटॉमिक बॉन्ड। अब हमें ये सीखना है हमें कब पता लगेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की शर्तें क्या क्या होंगी। अब आप मुझे एक चीज ये बताओ, अगर मुझे इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना हो, इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना हो, तो मैं ये बोल सकता हूं जितना इस H पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा
जितना इस एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बने। ये बॉन्ड सिर्फ दो ऑपोजिट चार्ज के बीच की। तो अगर कोई ये कह दे आवाज घट जाएगी, हेलो आवाज आ रही है, साउंड गई, अब आ जाएगी धीरे से, जस्ट इट विल रिस्टोर, इट विल रिज्यूम। आ गई आवाज, आ गई, फाइन। चलो देखो, अगर इस बॉन्ड की मैं बात करूं तो इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन द हाइड्रोजन एंड मोर नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। अब एक बात बताओ, यहां नेगेटिव चार्ज इस पे क्यों आया? क्योंकि ये हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। इसका मतलब जहां हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ेगी वहां उस पे प्लस माइनस चार्ज ज्यादा आएंगे। इसका मतलब किसी कारण से अगर आपने किसी बॉन्ड को पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे ज्यादा दिला दिया और ए पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा दिला दिया, वो तभी पॉसिबल है जब ए वेरी 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 इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब होगी? जब साइज ऑफ एटम छोटा हो या बड़ा हो। कौन से एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, छोटे साइज वाले या बड़े साइज वाले? आप कहोगे छोटे साइज वाले। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने आपको कभी भी केमिकल बॉन्डिंग में ये बात बोली है किसको हम छोटे की कैटेगरी में गिनते हैं? पीरियोडिक टेबल में कौन से पीरियड के एलिमेंट्स को छोटा गिना जाता है? छोटे साइज के एटम। सेकेंड पीरियड, फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड के जो एटम्स हैं, अगर मैं बात करूं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, as we move from left to right, electronegativity increases or decreases? along the period electronegativity increases, और मुझे ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा करना है तो मुझे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए। तो आप बताओ, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए पहले मैंने सेकंड पीरियड वालों को चुना क्योंकि उनका साइज छोटा है। अब मुझे उनको चुनना है जो राइट की तरफ है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए जो एटम बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। कार्बन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। मैं अभी आपको एक बात बताता हूं, कार्बन की शानदार बात। मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं और देखना मुझे सबका उल्टा जवाब मिलेगा। अब वो अलग बात है कि आप स्मार्टनेस लगाओगे, सर ने बोल दिया उल्टा जवाब तो हम सर में उल्टे का उल्टा दे देंगे, अपने आप ही सीधा आंसर हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा? along the period electronegativity increases. अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं, एक कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बराबर होगी? नो, क्योंकि जब अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है तो जिसमें डैश ज्यादा होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। व्हाट इज डैश? एस कैरेक्टर, एंड एस कैरेक्टर इज मोर इन द sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू that will change depending on the hybridization, and sp carbon is more electronegative than sp2 and sp3. इसी तरीके से अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, sp hybridized, sp2 hybridized and sp3 hybridized nitrogen, more is the s character, more is the electronegativity. लेकिन अगर मैं यहाँ पे sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कंपेयर करूं ना, इस sp, क्योंकि आपको कार्बन नाइट्रोजन से छोटा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव दिख रहा है, ये sp कार्बन
is even higher electronegative than sp3 nitrogen. sp hybridized carbon is more electronegative than sp3 nitrogen. इसलिए don't underestimate the power of sp carbon. And the reason is just क्योंकि इसका 50% s कैरेक्टर इसके 25% s कैरेक्टर्स पे एक्सीड कर जाता है. So sp hybridized carbon is even more electronegative than sp3 nitrogen. भले ही यहां पर नाइट्रोजन sp2 sp ये आपको ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव दिखे. इसलिए यदि अब ध्यान से समझना, इसलिए यदि आप ये बोल रहे हो ना क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे, देन डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ sp कार्बन. व्हेन दिस sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो बहुत अच्छी वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कर सकता है. और ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अगर दिख गई और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है लाइक दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, उसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा है, ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छे से कर लेगा. सो कंडीशन इज कि जब मैंने यहां चुना कि ए एटम कौन कौन हो सकता है, आप बोलोगे हाइड्रोजन बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ताकि इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ इस पे डिपेंड करती है, इस पे पॉजिटिव चार्ज कितना, इस पे नेगेटिव चार्ज कितना. और उसके लिए मुझे इस बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा चाहिए. हाइड्रोजन तो फिक्स रखना है, तो इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा करने के लिए एक तो सेकेंड पीरियड के एटम चुनो, और सेकेंड पीरियड वाले इसलिए क्योंकि वो छोटे हैं, और दूसरा अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, देन कार्बन करेगा. बट अगर यही कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हो तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नो डाउट इंप्रूव्ड है. अब अगर मैंने आपसे ये बोला कि थर्ड पीरियड में कौन कर सकता है, तो थर्ड पीरियड में मैं बोलूंगा एक क्लोरीन है जो कभी कभी आपको सरप्राइजिंगली अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देगा. बस बाकियों के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम इतने सिग्निफिकेंटली कंसीडर नहीं करते. थर्ड पीरियड का क्लोरीन, क्योंकि थर्ड पीरियड में एक्सट्रीम राइट क्लोरीन, तो सल्फर फॉस्फोरस उतने शानदार नहीं, मतलब एवं. लेकिन जब भी कभी हाइड्रोजन का बॉन्ड क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन दिस इज sp और हेलोजन क्लोरीन के साथ आ गया, तो ऐसे केस में आप देख सकते हो कि ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं. हालांकि क्लोरीन वाला केस डाउटफुल केस है, इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा नेक्स्ट क्लास में करूंगा, टाइम हो चुका है. बट ये ध्यान रखना कि ये जितने भी हाइड्रोजन मैंने मार्क किए, जब जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर ये वाले बॉन्ड दिख गए तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड का कुछ ना कुछ लोचा होगा. वैसे भी आपको हमेशा ये टेंशन होती है ना, हमें कब पता लगेगा ये करना. तो जब जब किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कनेक्टेड टू FON sp कार्बन या क्लोरीन हो तो वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है. विद दिस आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस लेक्चर. टाइम ऑलरेडी हो चुका है, लेक्चर में एज यूजुअल अपलोड कर दूंगा. सो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे.